हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइज। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर माइनर जो इलेक्टिव आपका केमिस्ट्री का पेपर है इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिएगा। ऊपर आई बटन में आपको जो है वो इसकी लिंक शो हो रही, ठीक है। पार्ट 1 जरूर आप देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपको 30 से 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दिए हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रह गए थे जैसा कि मैंने आपसे कहा था इसके पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आज मैं आपको फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल जो आपकी केमिस्ट्री है माइनर इलेक्टिव पेपर इसके एमसीक्यूज का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दूंगी जो कुछ रह गए थे, ठीक है। सो इसका सिलेबस चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको अपलोड कर दिया है 2024-25 का, बिल्कुल न्यू और बिल्कुल ऑथेंटिक। चलिए अब हम वीडियो को बिना रुके जो है वो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको माइनर इलेक्टिव जो आपका पेपर है फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दे देती हूँ, ठीक है। तो आज भी मैं आपको लगभग 30 से 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ जिनको आपको सिंपली देख लेना है और कवर कर लेना है। तो सबसे पहला है आपका फार्मेसी को दवाइयाँ बनाने के डैश के रूप में जाना जाता है। इससे पहले मैंने आपको फार्मेसी टॉपिक एक्सप्लेन किया है, यदि आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिएगा। ऊपर आपको लिंक शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको सेपरेट जो है वो लिंक दे दी है और जो है वो प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर जो आपका केमिस्ट्री का न्यू पेपर है इसके नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैं आपको सेपरेट टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो जब मैंने आपको फार्मेसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फार्मेसी होती है इसके अंतर्गत जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करने की विज्ञान और कला को फार्मेसी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वही जो क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यूज के रूप में आ गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। कहा गया है कि फार्मेसी को दवाइयाँ बनाने के डैश के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा, यदि आपने वीडियो देखी होगी तो फार्मेसी को दवाइयाँ बनाने की कला और विज्ञान के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। एक और बात, जो आपकी फार्मेसी होती है इसको हिंदी में भेषज विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर फार्मेसी की जगह यदि भेषज विज्ञान आ जाए तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फार्मेसी शब्द ग्रीक भाषा की डैश से लिया गया है। तो ये जो मैंने आपको इससे पहले फार्मेसी टॉपिक एक्सप्लेन किया था उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जो फार्मेसी शब्द है ये ग्रीक शब्द फार्म कौन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और जो फार्मेसी है ये ग्रीक शब्द फार्म कौन से तो मिलकर बना है, लेकिन जो फार्म कौन है इसका अर्थ होता है औषधि या फिर ड्रग। जो औषधियाँ होती हैं इनको ड्रग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो औषधि को ही ड्रग कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो फार्मेसी शब्द ग्रीक शब्द फार्म कौन से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है औषधि, और औषधि को ही ड्रग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीपी का दूसरा संस्करण डैश में प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहली बात, बीपी की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। इसके अंतर्गत यदि हम टोटल संस्करण की बात करें तो इसके अंतर्गत टोटल आपके 13 संस्करण आए थे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि बीपी का दूसरा संस्करण कब आया था। तो बीपी के अंतर्गत 1874 में दूसरा संस्करण आया था, और यदि हम बात करें बीपी की तो बीपी के अंतर्गत टोटल संस्करण 13 आए थे, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया 2016 में लगभग 400 मोनोग्राफ हैं जिन्हें कानूनी रूप से डैश के द्वारा लागू किया जाता है। किसके द्वारा लागू किया जाता है बीपी 2016 के 400 मोनोग्राफ को। सो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशन। ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशन 2012 के द्वारा ब्रिटिश फार्माकोपिया 2016 में लगभग 400 मोनोग्राफ दिए गए हैं जिनको कानूनी रूप से लागू किया गया है। किसके द्वारा? ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशन 2012 के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जिसमें मैं आपको सारी ही फार्मकोपिया के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, चाहे फिर वो बीपी हो, चाहे फिर वो आईपी हो, एनपी हो, सारे के सारे मैं आपको फार्मकोपिया एक्सप्लेन करूंगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। सो उसको आप देख लीजिएगा, वहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जो आपके बीपी के अंतर्गत 13 संस्करण दिए गए हैं, उनको भी मैं आपको एक एक करके उनकी डेट बता दूंगी कि कौन सा संस्करण कब आया था। ठीक है, तो वहां से जाके आपके ये सारे जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे एक वीडियो के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी फार्मकोपिया से रिलेटेड। देन इसके बाद आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है यूनाइटेड स्टेट फार्मकोपिया, यूएसपी के नाम से भी जाना जाता है इसको। यूनाइटेड स्टेट फार्मकोपिया मूल रूप से डैश में प्रकाशित हुआ था, यानी यूएसपी कब प्रकाशित हुआ था, तो यूएसपी जो है वो 1820 में प्रकाशित हुआ था। और यदि हम बात करें किसके अंतर्गत प्रकाशित हुआ था आपका यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्मकोपिया, तो यूनाइटेड स्टेट फार्मकोपिया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अथॉरिटी ऑफ कन्वेंशन के द्वारा प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका फार्मास्यूटिकल ड्रग के औद्योगिक स्तर संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो जो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस होती है, ये पूरी की पूरी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस ये आपके औषधि निर्माण या फिर कहा जाए तो ड्रग फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल जहाँ पर भी आपको मिल जाए, सिंपल वर्ड याद रख लेंगे आप, औषधि निर्माण या ड्रग फॉर्मेशन या औषधि निर्माण से रिलेटेड आपके औद्योगिक स्तर एवं संश्लेषण की प्रक्रिया होती है फार्मास्यूटिकल। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवत्ता नियंत्रण को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो आपका गुणवत्ता नियंत्रण है, इसको गुणवत्ता प्रबंधन के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो आपका गुणवत्ता नियंत्रण है, ये गुणवत्ता की आवश्यकता एवं इसकी पूर्ति पर केंद्रित होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको लेकर आई हूँ। क्वेश्चन बनेगा कि गुणवत्ता नियंत्रण किस पर केंद्रित होता है। तो जो गुणवत्ता नियंत्रण है, ये गुणवत्ता की आवश्यकता एवं इसकी पूर्ति पर केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान उत्तम निर्माण अभ्यास आवश्यकता डैश के द्वारा तय की जाती है। तो जो इसका आंसर है वो है खाद्य एवं औषधि प्रशासन। खाद्य एवं औषधि प्रशासन जो है वो एक बड़ी सी अपने आप में कहा जाए तो कंपनी है। इसके द्वारा क्या होता है, वर्तमान उत्तम निर्माण अभ्यास आवश्यकता जो है वो तय की जाती है। ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देन इसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन है आपका डैश प्राकृतिक उद्गम की ड्रग की विज्ञान को कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका फार्माकोग्नोसी। ये जो आपका फार्माकोग्नोसी है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि यहाँ से भी आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी 2 शब्द से मिलकर बना है। इसमें जो पहला शब्द है वो क्या है, दूसरा शब्द दिया गया है ग्नोसिस है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ फार्माकोग्नोसी के बारे में। ये रहा आपका फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी फार्मको और ग्नोसिस से मिलकर बना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अर्थ की। तो फार्माकोग्नोसिस का अर्थ होता है औषधि का अध्ययन। ठीक है, औषधि के अध्ययन की ड्रग के स्टडी को कहते हैं फार्माकोग्नोसी। याद रखिएगा, फार्माकोग्नोसी फार्मको और ग्नोसिस से मिलकर बना है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका फार्माकोग्नोसिस 2 शब्द से मिलकर बना है। फार्माकोग्नोसी 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें पहला जो आपका शब्द है वो पूछा गया है और कहा गया है कि दूसरा शब्द ग्नोसिस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मको, क्योंकि फार्माकोग्नोसिस फार्मको और ग्नोसिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ औषधि का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने फार्माकोग्नोसी को प्रतिपादित किया था, यानी किस साइंटिस्ट ने फार्माकोग्नोसिस को प्रतिपादित किया था। तो सिमिट नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फार्माकोग्नोसी को प्रतिपादित किया था और 1811 में जो है वो प्रतिपादित किया था। डेट भी याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को फार्माकोग्नोसिस का पिता कहा जाता है, यानी किसको जो है वो फार्माकोग्नोसी का फादर माना गया है या जनक माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है डियोस्कोराइड्स। डियोस्कोराइड्स जो हैं इनको फार्माकोग्नोसी का फादर कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को भारतीय फार्माकोग्नोसिस का पिता कहा गया है। तो चंद्रकांता जो कोटते हैं इनको भारतीय फार्माकोग्नोसिस का पिता कहा गया है, ठीक है, वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय फार्माकोग्नोसी के पिता हैं चंद्रकांता कोटते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्रग की उपयुक्त कोशिकीय संरचना होती है, यानी कौन सा ऐसा ड्रग होता है जिसकी उपयुक्त कोशिकीय संरचना होती है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ड्रग दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। जिसमें जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं इनकी उपयुक्त कोशिकीय संरचना होती है, वहीं जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं इनकी कोई भी संरचना नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है किस ड्रग की उपयुक्त कोशिकीय संरचना होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होते हैं इनकी उपयुक्त कोशिकीय संरचना होती है, या फिर कहा जाए तो इनका जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के उदाहरण होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का पहला एग्जाम्पल है मिंट और दूसरा एग्जाम्पल है सैंडलवुड, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के दो उदाहरण। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के दो उदाहरण आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्रग की उपयुक्त कोशिकीय संरचना नहीं होती है, यानी कौन सा ड्रग है जिसकी उपयुक्त कोशिकीय संरचना नहीं होती है। जस्ट ऊपर मैंने आपको इसका आंसर बताया क्वेश्चन नंबर 14 में। मैंने आपसे कहा कि ड्रग दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग होता है इसकी कोशिकीय संरचना होती है, वहीं जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है इसकी कोशिकीय संरचना नहीं होती। तो यही क्वेश्चन नंबर 16 के अंतर्गत कहा गया है कि कौन सा ऐसा ड्रग होता है जिसकी कोशिकीय संरचना नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग होता है इसकी कोशिकीय संरचना नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी अंगों का मूल्यांकन डैश में शामिल है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक जो होता है इसमें संवेदी अंगों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दवा में मिलावट के लिए डाले या बदले गए पदार्थ को डैश कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एडल्टेंट्स। एडल्टेंट्स जो है ये आपकी दवा में मिलावट के लिए और दवा में मिलावट के पश्चात जो दवा में चेंजेस आ जाते हैं उनको कहते हैं एडल्टेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एक कोड है जिसमें दवाइयों की एक स्थापित सूची होती है, यानी कौन सा एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कि एक कोड के रूप में जाना जाता है जिसमें दवाइयों की एक सूची जो है वो होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फार्माकोपिया। जो फार्माकोपिया होता है, फार्माकोपिया बेसिकली एक दस्तावेज, एक बुक और एक ऑथेंटिक बुक होती है जिसमें दवाइयों से रिलेटेड एक सूची होती है और उस सूची के अंतर्गत दवाइयों का पूरा डेटा छुपा रहता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं फार्माकोपिया। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द संवेदनाओं को दूर करने वाली ड्रग को डैश कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है एनाजेल्सिक। करेक्ट आंसर है एनाजेल्सिक, याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एनाजेल्सिक जो है वो आपका दर्द संवेदनाओं को दूर करने वाली ड्रग होती है या औषधि होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट वह यौगिक होते हैं जिनका यूज डैश के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। तो जो आपकी स्वेलिंग आ जाती है बॉडी के किसी भी पार्ट में, सूजन आ जाती है या स्वेलिंग आ जाती है, सो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए, उस स्वेलिंग को घटाने के लिए जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मॉर्फिन डैश पौधे के बीज के रस या लैक्टस से निकाला जाता है। तो मॉर्फिन जो होता है वो किस पौधे के बीज से निकाला जाता है या किस पौधे के बीज के रस से निकाला जाता है? तो पॉपी एक पौधा है, गूगल पर सर्च करके देखिएगा आप। पॉपी एक पौधा है जिसके बीज के रस से निकाला जाता है मॉर्फिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश के लिए, डैश कैंसर के लिए एक मेडिकल टर्म होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूप्लाज्मा। और कैंसर से रिलेटेड आप कीमोथेरेपी को भी याद रखिएगा, ये टर्म भी आपकी दी गई है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी जो होती है इसका यूज कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। और ये जो आपका क्वेश्चन है न्यूप्लाज्मा, न्यूप्लाज्मा जो है वो कैंसर के लिए एक मेडिकल टर्म होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया डैश कोशिकाओं में व्युत्पन्न मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में संदर्भित करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है हेमेटोपाइएटिक। ये जो आपका हेमेटोपाइएटिक है ये ल्यूकेमिया की कोशिकाओं से व्युत्पन्न मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को संदर्भित करता है, याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश ट्यूमर्स जानलेवा होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जानलेवा हानिकारक होते हैं क्योंकि उनमें मेटास्टेसिस होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, बहुत ज़्यादा जानलेवा होते हैं, क्योंकि उनमें मेटास्टेसिस होता है, ठीक है। जब मैं आपको सेपरेट एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अभी मैं यदि आपको एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो आपका लेंदी हो जाएगा और जो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आई हूँ वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो जो आपकी बीएससी थर्ड ईयर में फार्मेसी जो न्यू आपकी माइनर इलेक्टिव पेपर आया है इसके प्रत्येक टॉपिक को मैं आपको जो है वो एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेपरेट मैंने आपको प्लेलिस्ट भी बना दी है, सो देखते जाइएगा जो जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक प्राकृतिक एंटी न्यूप्लेटिक उत्पाद है। तो इसका करेक्ट आंसर है विनक्राइस्टाइन। विनक्रिस्टाइन जो है ये आपका प्राकृतिक एंटी न्यूप्लास्टिक उत्पाद है, याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वुल्सेफेन और साइक्लोफॉस्फोएमाइडेस एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्का इलेटिंग। जो अल्का इलेटिंग है ये आपके वुल्सेफेन और साइक्लोफॉस्फोएमाइड एजेंट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएसपी की फुल फॉर्म। यूएसपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, याद रखिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से जरूर बनेंगे, ठीक है। तो यूएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईपी, ईपी, एनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सो जो आपका आईपी है इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्माकोपिया। जो आपका ईपी है इसकी फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। जो आपका एनपी है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल फार्माकोपिया। जो आपका बीपी है इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये 4 से 5 फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, सारी आपकी इंपॉर्टेंट है। और यूएसपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसके अलावा एक और फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, एनपी की फुल फॉर्म। तो एनपी की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये हुई आपकी सारी की सारी फुल फॉर्म कवर, जो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने आपको जो आपकी फार्मेसी जो आपका टॉपिक दिया है, जो आपका फार्मेसी जो आपका पेपर दिया है माइनर इलेक्टिव, इसके अंतर्गत मैंने आपको सारे एमसीक्यूज कवर करा दिए हैं, जो कि मैंने आपको 2 पार्ट में कवर कराए हैं। पार्ट 1 जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और आज का ये है आपका सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको टोटल 30 और 35 के आसपास जो है वो एमसीक्यूज बताए हैं। सारे मैं आपको इम्पॉर्टेंट लेकर आती हूँ, एक भी जो आपके इम्पॉर्टेंट नहीं होते एमसीक्यूज उनको मैं नहीं लाती हूँ, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। जो जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। यदि आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं
नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो सभी कुछ जाकर आप चेक कर लीजिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका यदि आपको PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।